नमस्कार, कैसी है मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने आपको बड़ा राजन की कहानी बताई थी, जिसमें अब्दुल कुंजू उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करता है और उससे दुश्मनी मोल ले लेता है। और आज हम अब्दुल कुंजू के बारे में बात करेंगे। अब्दुल कुंजू एक ऐसा शख्स है अंडरवर्ल्ड का, जिसकी ज़िंदगी बड़ा राजन और छोटा राजन के बीच में ही घूमती है और इन्हीं के बीच में ख़त्म हो जाती है। अब कहते हैं कि बड़ा राजन को जब उसने मारा, उससे पहले जो उनकी दुश्मनी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जब अब्दुल कुंजू बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। लेकिन सिर्फ एक ये ही वजह नहीं थी इसकी दुश्मनी की, एक और भी वजह थी। अब क्या थी वो वजह और छोटा राजन किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाता है, ये सब पूरी स्टोरी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुंजू को लेकर कहा जाता था कि वह बड़ा राजन से कहीं ज़्यादा शातिर था। जब वह बड़ा राजन के लिए काम किया करता था तो उसके साथ साथ अपनी एक गैंग भी बनाई थी और ऐसे ऐसे लड़के अपनी गैंग में शामिल किए थे जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। लेकिन गोल्डन गैंग या बड़ा राजन गैंग के लिए अब्दुल बड़ा राजन का राइट हैंड कहा जाता था। और वहीं उसी दौर में छोटा राजन की भी अब्दुल के साथ काफ़ी बनती थी। अब्दुल बड़ा राजन के साथ काम करने से पहले पंडारा गैंग के लिए काम किया करता था और उसी गैंग में एक विजय सावंत भी था जो अब्दुल का खास दोस्त था। कहते हैं कि एक बार पंडारा गैंग ने बड़ा राजन को बहुत ज़्यादा जलील किया था, उसे भर भर के गालियाँ दी थी। अब ये जो अपमान उस दौर में जो बड़ा राजन और छोटा राजन का हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं पंडारा गैंग से इसका बदला लेना चाहते थे। अब ये उसके पीछे लग जाते हैं और तभी छोटा राजन को एक टिप मिलती है कि पंडारा गैंग के दो व्यक्ति, जिसमें एक विजय सावंत और उसका एक साथी, खंडाला के एक होटल में रुके हुए हैं। अब ये टिप मिलने के बाद बड़ा राजन और छोटा राजन कुछ अपने साथियों के साथ वहाँ उसी होटल में उस कमरे में पहुँचते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो विजय सावंत दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो ये पहले से ही धारदार हथियार रखे होते हैं और ये उन दोनों पर पूरा गैंग टूट पड़ता है और विजय सावंत की बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस घटना के बाद से पंडारा गैंग कमज़ोर पड़ने लगता है और जहां बड़ा राजन गैंग एक तरफ नाम कमा रहा था तो दूसरी तरफ बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से अब्दुल कुंजू शादी कर लेता है। अब ये सिर्फ एक लड़की ही नहीं थी बड़ा राजन और अब्दुल कुंजू के बीच में दुश्मनी की। ये जो विजय सावंत को जिन्होंने बड़ा राजन ने मारा था, ये भी एक वजह रही, क्योंकि विजय सावंत अब्दुल कुंजू का खास दोस्त था। अब इसके बाद 1979 में अब्दुल कुंजू को नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ से शुरू होता है इन दोनों की दुश्मनी का सफ़र। अब कहते हैं कि जब वो जेल चला गया उसके बाद अब्दुल कुंजू के गैंग पर भी बड़ा राजन ने काफ़ी टारगेट किया, उनके बहुत से लोगों को मारा। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इसने अब्दुल कुंजू की पत्नी की भी किडनैपिंग की कोशिश की थी, हालांकि उस काम में सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद जब कुंजू को विक्रोली कोर्ट ले जाया जा रहा था तो कुंजू पुलिस वालों की आंखों में मिर्च डालकर वहां से फरार हो जाता है और थोड़ा समय बीतने के बाद वापस घाटकों पर लौटता है। इसके बाद दोनों में तनाव कम होता है कि तभी मुसाफिर खाना में बड़ा राजन और दाऊद की मुलाकात होती है और दाऊद बड़ा राजन को अपने भाई कास्कर की हत्या करने वालों को मारने की बात कहता है। इसके बाद बड़ा राजन अमीरजादा और आलमजेब को मारने का काम अपने हाथों में ले लेता है। ये वही दोनों लोग थे जिन्होंने दाऊद के भाई कास्कर की हत्या की थी। वहीं 1983 में बड़ा राजन का गुर्गा डेविड परदेसी मुंबई सेशन कोर्ट में अमीरजादा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद आलमजेब अपने भाई अमीरजादा की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं अमीरजादा की मौत के मामले में पुलिस बड़ा राजन और दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। तभी इस पूरे मामले में एंट्री होती है करीम लाला की। आलमजेब बड़ा राजन को कोर्ट में ही मारना चाहता था जैसे उसके भाई की हत्या की गई थी, लेकिन करीम लाला उसे रोक लेता है। उससे कहता है कि दिमाग से काम लो, क्योंकि अगर तुमने बड़ा राजन को कोर्ट में मारा तो तुम्हारा बाहर आना, कोर्ट से जिंदा आना बहुत मुश्किल है। अब इसके लिए वो एक ऐसे आदमी की तलाश करते हैं जिसकी बड़ा राजन से दुश्मनी हो और वो आदमी था अब्दुल कुंजू। अब दोनों मिलकर अब्दुल कुंजू को बुलाते हैं और उससे बड़ा राजन को मारने की बात कहते हैं। अब यहाँ अब्दुल कुंजू भी, क्योंकि उसकी पहले से ही बड़ा राजन के साथ दुश्मनी थी, तो वो इस बात की हामी भर देता है। अब ये वो समय था जब पठान गैंग का हाथ अब्दुल कुंजू के ऊपर था और अब्दुल कुंजू बड़ा राजन को मारने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करता है। अब क्योंकि वो बहुत शातिर था तो उसे पता था कि अगर किसी प्रोफेशनल से ये काम कराया तो सीधा सीधा शक अब्दुल कुंजू पर जाएगा। तो इसके लिए उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो प्रोफेशनल ना हो और बड़ा राजन का दुश्मन भी हो। और ये वो दौर था जब बड़ा राजन से दुश्मनी करने वालों की लाइन लगी हुई थी मुंबई में।
तो उस समय एक आदमी जो एक रिक्शा चलाता था, चंद्रशेखर सफाली का, वो आदमी अब्दुल कुंजू की नज़रों में आता है। वो उससे बताता है कि किस तरीके से बड़ा राजन उसे परेशान करता था, उससे हफ्ता लेता था और उसी के गैंग का एक सदस्य उसकी छोटी बहन को भी छेड़ता था। अब अब्दुल कुंजू को समझ में आ जाता है कि सफाली का एक परफेक्ट आदमी है बड़ा राजन को मौत के घाट उतारने के लिए। अब तभी तारीख आती है 30 सितंबर 1983। ये वो तारीख थी जब सुनवाई के लिए पुलिस बड़ा राजन को एस्प्लेनेड कोर्ट लेकर जाती है। यहाँ पुलिस को अंदेशा था कि बड़ा राजन पर हमला हो सकता है, इसलिए वो पूरी सतर्क थी। लेकिन जब सुनवाई पूरी होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस और बड़ा राजन दोनों इस चीज़ को थोड़ा सहजता से लेते हैं कि चलो सब कुछ ठीक ठाक निमट गया। और जब पुलिस बड़ा राजन को लेकर वापस वैन में बैठाने के लिए वापस ले जाने की तैयारी में करती है, तभी एक नेवी ऑफिसर की एक ड्रेस पहने व्यक्ति बहुत तेज़ी से बड़ा राजन की तरफ आता है। अब क्योंकि वो नेवी ऑफिसर की ड्रेस में था तो पुलिस वाले भी उसे नहीं रोकते। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति शायद बड़ा राजन को कुछ बताने आया है, लेकिन नेवी ड्रेस पहने ये व्यक्ति कोई और नहीं, सफाली का था। अब जैसे ही वो बड़ा राजन के पास पहुंचता है तो वो अपनी पिस्टल निकाल कर 3 गोली बड़ा राजन को मारता है, जो उसके मुंह, गर्दन और सीने में लगती है और मौके पर ही बड़ा राजन की मौत हो जाती है। अब यहाँ सफाली का भागने की कोशिश नहीं करता, वो तुरंत हथियार फेंक कर पुलिस को सरेंडर कर देता है। अब जब इस बात की खबर छोटा राजन को लगती है कि किस तरीके से एक आम आदमी द्वारा बड़ा राजन को मरवाया गया है अब्दुल कुंजू के सहारे से, तो वो अब्दुल कुंजू का मारने की प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। और यही वो समय था जब अब्दुल कुंजू ये समझ जाता है कि अब छोटा राजन और उसके आदमी उसके पीछे पड़ गए हैं। अब इसके बाद वो सीधा जाता है आलमजेब के पास, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा काम किया था, अब मुझे थोड़ा संरक्षण चाहिए। तो आलमजेब उसको नकार देता है, उसका साथ देने से इनकार कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब अब्दुल कुंजू यहाँ दोनों तरफ से फंस जाता है, क्योंकि जिस पठान गैंग के कहने पर उसने बड़ा राजन को मरवाया था उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, और दूसरी तरफ था छोटा राजन जो उसके खून का प्यासा था। अब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उसकी मौत के 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 1983 को क्राइम ब्रांच की टीम को सरेंडर कर देता है। उसे लगता है कि अब जेल ही सिर्फ ऐसी जगह है जहां पर वो बच सकता है। लेकिन छोटा राजन अब्दुल कुंजू को छोड़ने वाला नहीं था। तभी जनवरी 1984 को जब पुलिस उसे कोर्ट में सुनवाई के लिए लेकर आती है तो वह अपने ऊपर हमले की बात कहकर पुलिस जीप में न जाकर अपनी एम्बेसडर कार में कोर्ट पहुंचता है। लेकिन छोटा राजन को यह बात पता लग जाती है और उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और जब कोर्ट से वापस जाने का समय होता है तो छोटा राजन के आदमी पुलिस वैन का पीछा न कर उसी एम्बेसडर कार का पीछा करते हैं। और जैसे ही कार चैम्बूर के एक सिग्नल पर जाकर रुकती है तो कार पर फायरिंग होती है, जिसमें एक गोली अब्दुल कुंजू के कंधे में लगती है, मगर वो बच जाता है। अब इसके बाद छोटा राजन फिर से एक मौके की तलाश में लग जाता है और उसे वो मौका मिलता है अप्रैल 1984 को, जब अब्दुल कुंजू को कंधे का इलाज करने के लिए जे हॉस्पिटल लाया जाता है। अब ये प्लानिंग जो सारी रची गई थी, इस प्लानिंग को देखकर दाऊद भी खासा इंप्रेस हुआ था, यहाँ तक कि कुछ पिक्चरों में ये सीन आपने देखा भी होगा। दरअसल छोटा राजन एक आदमी को हाथ में प्लास्टर बांधकर वहाँ बैठाता है रिसेप्शन में, और जैसे ही जे हॉस्पिटल में अब्दुल कुंजू की एंट्री होती है वो अपना प्लास्टर उतारता है और उसमें से रखी छिपी हुई गन को निकालकर अब्दुल कुंजू पर फायरिंग कर देता है। लेकिन अब्दुल कुंजू इतना या तो यूँ कहीं शातिर था या फिर कहें कि किस्मत का धनी था कि वो इस हमले में भी बच जाता है। अब इसके बाद ये जो हमला उसने कराया था, इसके बाद दाऊद ने छोटा राजन को स्पेशली मिलने के लिए बुलाया था। वो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उससे डी कंपनी में आने का न्योता दिया। उससे कहा कि तुम मेरी डी कंपनी को संभालो मुंबई के लिए। अब इसके बाद छोटा राजन डी कंपनी में थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है और देखते ही देखते 1987 का समय भी आ जाता है। अब ये 3-4 साल ऐसे गुजरते हैं कि एक तरफ तो छोटा राजन डी कंपनी में बिजी हो गया, तो वहीं अब्दुल कुंजू को लगता है कि छोटा राजन अब इस दुश्मनी को भूल चुका है और वो सरेआम लोगों के सामने आना शुरू कर देता है। अब इसी कड़ी में एक बार अब्दुल कुंजू अपने कुछ साथियों के साथ क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट की सफ़ेद यूनिफॉर्म में क्रिकेट खेल रहा होता है। अब वो क्रिकेट खेलने में इतना ज़्यादा मग्न होते हैं अपने साथियों के साथ कि उनका ध्यान ही नहीं जाता कि कोई मैदान पे आ भी रहा है या नहीं। तभी क्रिकेट की पोशाक में छोटा राजन के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और अब्दुल कुंजू पर हमला कर देते हैं।
कहते हैं कि पूरे अंडरवर्ल्ड में अब्दुल कुंजू शायद एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी इतनी ज़्यादा बुरी मौत हुई हो। इसके ऊपर बताते हैं कि सबसे पहले चाकू से वार किया गया, उसके बाद इसकी बैट से पिटाई की गई, और जब ये पूरा लहूलुहान हो गया, जब ये चलने की भी हालत में नहीं रहा, तो इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इससे अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे छोटा राजन का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड एक ऐसा अपराधियों का समुद्र है जहां से छोटे मोटे कई अपराधी आए हैं। कई स्टोरियां हम आपको बताएं तो शायद वो कम ही रहें। तो अब आपको ये स्टोरी अब्दुल कुंजू की कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।